नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आज हम खास तौर पर ये शो लेकर आए हैं उन लोगों के लिए जो कि नौकरी छोड़ चुके हैं, नौकरी छोड़ने का मन बना रहे हैं या फिर चल रहे हैं नोटिस पीरियड पर। अब आपको बता दें कि नौकरी छोड़ना या फिर नोटिस पीरियड पूरा सर्व ना करना आपके लिए महंगा पड़ सकता है, क्योंकि अथॉरिटी जो एक अथॉरिटी है ऑफ एडवांस रूलिंग, उनके तहत अगर आप नोटिस पीरियड पूरा सर्व नहीं करते हैं तो उस दौरान की जो सैलरी है उस पर आपको जीएसटी देना पड़ सकता है। अब ये पूरा मामला क्या है ये समझेंगे आज के इस खास शो में। और हमारे साथ जो आज मेहमान हैं, सबसे पहले उनका परिचय करा देते हैं। आज हमारे साथ हैं अंकित गुलगुलिया, ये है फाउंडर ग्रेविटा कंसल्टिंग। अंकित का करते हैं शो में स्वागत। और सबसे पहले आज के शो में क्या है खास, जरा उसकी सुर्खियों पर एक नजर डाल लेते हैं। आज हम शो में समझेंगे नोटिस पीरियड बिना नौकरी छोड़ने पर क्या कहता है ये नया टैक्स नियम। नोटिस पीरियड वेतन के कौन से हिस्से पर लगेगा जीएसटी, वेतन पर जीएसटी लगने का आप पर क्या होगा असर। साथ ही जानेंगे कौन से हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन है में रिटर्न जो है वो रिटर्न में बताने हैं जरूरी। अंकित, अब बिना देरी किए थोड़ा एक क्लैरिफिकेशन लेते हैं आपसे। कई लोगों के मन में सवाल होंगे, कई लोगों के मन में कंफ्यूजन होगा और चिंता में पड़ गए होंगे कि भाई सैलरी पर जीएसटी देना पड़ सकता है। अब ये पूरा मामला क्या है, सबसे पहले ये बताइए, ये जो नया रूल आया है अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग का, वो क्या कहता है? स्वाति नमस्कार। रूल ये बेसिकली एक रिसेंटली रूलिंग है, एडवांस रूलिंग, जिस रूलिंग के अंतर्गत जो भी व्यक्ति किसी कंपनी को अगर छोड़ के जा रहा है और नोटिस पीरियड सर्व कर रहा है, वो नोटिस पीरियड के सर्व ना करने की वजह से अगर कंपनी उससे कोई भी माध्यम से कोई भी अमाउंट रिकवर करेगी तो वो रिकवरी पे जो है वो कंपनी उससे जीएसटी चार्ज करेगी। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि मेरी सैलरी जो है महीने की 50,000 रुपए की सैलरी है और मेरा नोटिस पे जो है वो 1 महीने का था। कोई कारणवश मैंने नोटिस देने के बाद जो है वो 15 दिन ही सर्व किया और 25,000 रुपए की सैलरी जो है वो मुझे प्राप्त हो गई। बट एज पर द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट मुझे बाकी 15 दिन की 25,000 की सैलरी जो है वो मेरे एम्प्लॉयर को देनी होगी। तो उस केस में जो वो 25,000 का एलिमेंट है जो एम्प्लॉयर हमसे रिकवर करेगा, उस पे 18% के हिसाब से जीएसटी एप्लीकेबल होगा। बट स्वाति, कुछ चीजें हैं जो इसमें और क्लैरिफाई करना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये एडवांस रूलिंग जो है ये 2021 में एक एडवांस रूलिंग है, 2020 में भी एक एडवांस रूलिंग थी। इस एडवांस रूलिंग का दायरा जो है वो कुछ इस तरह से है कि डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट हमेशा इसको कंसिडर करता है फॉर द पर्पस ऑफ लेविंग टैक्स के सब जगह पे एक टैक्सेशन का एम्बिट कैसे डिसाइड हो। तो क्योंकि ये एडवांस रूलिंग जो है अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश ने दी है, उसके पहले जो है वो गुजरात भी दे चुका है और बहुत सारे जो ऑपोजिट जजमेंट्स हैं उनको नकारते हुए इस रूलिंग को दिया गया है। तो मेरा मानना यह है कि आज की डेट में डिपार्टमेंट जो है वो इसी तरह से सब एम्प्लॉयर्स पे टैक्स रिकवरी करेगा। एक छोटा सा पॉइंट और इसमें ऐड कर दूंगा, ये टैक्स सिर्फ तब बनता है जब आप कोई अमाउंट की रिकवरी कर रहे हैं। से फॉर एग्जांपल, अगर आपकी कोई रिकवरी है ही नहीं, जैसे कि बहुत सारी छोटी कंपनीज हैं, बड़ी कंपनीज में तो रिकवरी का ट्रेंड है आजकल, सो उनकी बात नहीं करूंगा, बट जो छोटी कंपनीज है उसमें से फॉर एग्जांपल मैंने 15 दिन के लिए काम कर लिया, बट 15 दिन के काम करने के बाद मुझे टाटा बाय बाय बोल दिया और फर्दर ना कोई पेमेंट हुआ ना कुछ एडजस्टमेंट्स हुआ, तो उस केस में इसका कोई भी इंपैक्ट एज सच नहीं है। इंपैक्ट सिर्फ वही है जहां पे एम्प्लॉयर आपसे वो अमाउंट या तो एक्सप्लिसिटली रिकवर करेगा या फिर जो वो आपको सैलरी देने वाला था उसमें एक डिडक्शन के तौर पे काट के देगा। ओके, मतलब अगर कंपनी अगर आपको नौकरी से फॉर एग्जांपल निकालती है तो उसमें ये एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन अगर आप नोटिस पीरियड सर्व नहीं कर पाए हैं पूरा तो उस पर एप्लीकेबल है। यस, दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द नोटिस पीरियड। जो नोटिस पीरियड का समय है उस वक्त अगर आप पूरा अपना नोटिस पीरियड सर्व नहीं करेंगे, और साथ में कंडीशन, राइडर कंडीशन ये भी है कि आपसे कंपनी कुछ रिकवर करे इसके लिए, जो कि मैक्सिमम कंपनीज करती हैं। बिकॉज अब अगर आप एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स देखें आजकल, तो सब एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में एक नॉर्मल क्लॉज है कि आपको रिकवरी पीरियड जो है वो सर्व अगर नहीं करेंगे तो आपको पेनल्टी की फॉर्म में या रिकवरी प्रोसीडिंग्स की फॉर्म में जो अमाउंट है वो पे करना पड़ेगा। हाँ, ठीक है अंकित, हम एक एक करके थोड़ा सा ना इन टर्म्स को ब्रेकआउट भी करेंगे, इनका ब्रेकअप लेंगे कि आखिरकार ये रिकवरी है क्या। लेकिन उससे पहले
नोटिस पीरियड से यहाँ पर क्या मायने हैं, ये थोड़ा सा क्लैरिटी भी हम ले लेते हैं आपसे। नोटिस पीरियड का मतलब यहाँ पर क्या है अंकित? तो नोटिस पीरियड का मतलब ये है कि आप जब एक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, तो आप एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में ये मेंशन करते हैं कि आपका जो कार्यकाल है, जब भी आप खत्म करेंगे, तो आप खत्म करने से पहले जो है कंपनी को एक नोटिस देंगे। वो नोटिस जो है, कुछ कंपनी 30 दिन रख सकती है, कुछ दिन 45 दिन, कुछ कंपनी 60 दिन। वो इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये पीरियड के दरमियान जो वो एम्प्लॉय काम कर रहा था, उसको एक प्रॉपर तरीके से किसी और पे शिफ्ट करने के लिए कंपनीज को समय मिलता है। तो ये पीरियड जो है, ये सर्व अगर आप करते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग नोटिस पीरियड को सर्व करना। से मैंने आज रेजिग्नेशन डाल दिया और मैंने रेजिग्नेशन बोला कि मैं जो है वो नेक्स्ट 30 डेज के लिए एज पर दी एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट सर्व करूंगा। बट कोई कारणवश कुछ ऐसी अर्जेंसी कभी हो जाए कि मैं वो 30 डेज भी सर्व ना करूं, तो कंपनी को बेसिकली उस एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के तहत एक राइट है कि वो डिफरेंशियल पीरियड, मतलब जितने दिन तक मैंने वो नोटिस पीरियड कम सर्व किया है, उसकी मेरे से वो रिकवरी कर सकते हैं। हम इस रिकवरी की टैक्सेशन की बात कर रहे हैं। बिल्कुल 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 अंकित, अब आपने नोटिस पीरियड को हमारे दर्शकों के लिए क्लियर कर दिया कि नोटिस पीरियड के मायने यहाँ पर क्या है और नोटिस पीरियड से मतलब क्या है। जब आप कहीं पर नौकरी करने के लिए जाते हैं, दर्शकों की समझ के लिए, वैसे मालूम तो सभी को है, आपको एक कॉन्ट्रैक्ट लेटर मिलता है या फिर आपको ऑफर लेटर मिलता है या फिर आपकी जो कंपनी है आपको टर्म्स एंड कंडीशंस बताती है। वहां पर साफ तौर पर लिखा होता है कि अगर इन केस ऑफ रेजिग्नेशन आपका कंपनी पर नोटिस पीरियड 30 दिन का होगा या कई कई पोजीशंस पे 3 महीने का नोटिस पीरियड भी होता है। मतलब आपको वो 1 महीना उसी कंपनी के साथ सर्व करना पड़ता है, उसी कंपनी में काम करना पड़ता है आपके रेजिग्नेशन डेट के बाद से। तो ये नोटिस पीरियड, ये जो पूरा जो मामला है जीएसटी सैलरी पर, नोटिस पीरियड की सैलरी पर जीएसटी का, ये उन नोटिस पीरियड की सैलरी पर ही अप्लाई होता है, ये समझना जरूरी है। अब ये रिकवरी जो आप वर्ड यूज कर रहे हैं और जो ये रूलिंग में भी, एडवांस रूलिंग में भी बताया गया है कि नोटिस पीरियड अवधि के दौरान की रिकवरी पर जीएसटी लागू होगा, तो ये रिकवरी क्या है, ये समझना जरूरी है अंकित। रिकवरी नॉर्मली जो भी आपका उतने प्रोपोर्शनेट पीरियड का सीटीसी वैल्यू होगा, वही नॉर्मली कंपनीज जो है एक स्टैंडर्ड क्लॉज की तरह उसी को रिकवर करती है। अभी मैं बात कर रहा हूं प्योरली एक जनरल सेंस में कि नॉर्मली अगर आप देखें 90 to 95% जो रिकवरी क्लॉजेज है वो कुछ इस तरह से है कि मान लीजिए मेरी 50,000 की सैलरी है और उस 50,000 सैलरी में मेरा बेसिक भी है, मेरा एचआरए भी है, डीएटीए भी है, एलटीए भी है। तो जो वो टोटल अमाउंट है 50,000 का, उसका प्रोपोर्शनेट टू 15 डेज, मान लीजिए मैंने 15 डेज पहले छोड़ा, तो 25,000 जो उसका प्रोपोर्शनेट अमाउंट है, उस कंप्लीट अमाउंट की कंपनी को राइट है, एज एन एम्प्लॉयर कंपनी को राइट है कि वो आपसे 25,000 की रिकवरी कर सकते हैं। द इशू हियर इज कि जितना भी वो रिकवरी आपसे करेंगे इन मॉनिटरी सेंस या वो डिडक्शन सेंस में करें, उस पूरे अमाउंट का इररिस्पेक्टिव कि उसमें क्या क्या इंक्लूड है, वेदर उसमें डियरनेस अलाउंस इंक्लूड है या एचआरए इंक्लूड है, उस पूरी रिकवरी अमाउंट का ही जो है वो अमाउंट हम टैक्सेशन की बात कर रहे हैं। और इस पे क्योंकि स्पेसिफिकली अभी तक कोई रेट एज सच बोला नहीं गया है, तो एक जनरल रेट जो कि जीएसटी का 18% रेट है, वो रेट अप्लाई होना चाहिए। ओके, अब ये जो पूरा रूलिंग है अंकित, ये मुझे बताइए इसका तर्क क्या है। यहाँ पर ये ऐसे समय पर ये एक रूलिंग आई है जब ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि कई कंपनियों में जो लोगों की नौकरी छोड़ने की जो संख्या है वो बढ़ रही है। कई लोग वॉलंटरी भी नौकरी छोड़ रहे हैं क्योंकि उनको अपना जॉब करियर चेंज करना है। क्या ये एक वजह हो सकती है, क्या ये तर्क हो सकता है क्योंकि लोग बहुत फ्रीक्वेंटली नौकरी बदल रहे हैं, कंपनियों को नुकसान होता है, इसलिए वो रिकवरी पर जीएसटी लगाने की बात कर रही है। ये जो सप्लाई ऑफ सर्विसेज के तहत ये जो मामला आ रहा है, ये जो जिसको एक केस माना जा रहा है, या मान सकते हैं आप, इस पे थोड़ा सा और क्लैरिटी दे रहे हैं, वो उसके पीछे फिलहाल तर्क क्या बताया जा रहा है? तर्क मैं ये तो बिल्कुल भी नहीं मानता हूं कि अभी की स्थिति को देखते हुए एज सच कोई टैक्सेशन की बात है, क्योंकि ये कानून में कोई बदलाव नहीं है। ये सिर्फ एक जुडिशरी का व्यू है, जो व्यू उन्होंने रखा है, और ये जुडिशरी का भी व्यू नहीं है, ये जीएसटी अथॉरिटीज का व्यू है, जीएसटी के एडवांस रूलिंग का व्यू है। हो सकता है भविष्य में आने वाले समय में इसको चैलेंज किया जाए, बट हम अभी आज पे निर्भर होकर इसकी बात कर रहे हैं। नो, इसका तर्क जो है वो कुछ ऐसा है कि जीएसटी में हम लोग किसी चीज को ना करने को भी सर्विस मानते हैं, किसी चीज को करने के लिए रोकने के लिए भी सर्विस मानते हैं।
फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर अपने किसी कॉम्पिटिटर का इवेंट हो और मैं अगर अपने किसी व्यक्ति को बोल दूं कि आप उस कॉम्पिटिटर के इवेंट में मत जाइए और मैं इसके लिए आपको पेमेंट करूंगा, तो ये ना जाने की इस प्रक्रिया को भी, किसी को रोकने की प्रक्रिया को भी हम जीएसटी के दायरे में रखते हैं। ये कानून आज से नहीं है, जिस दिन से जीएसटी लगा है उस दिन से ये कानून एप्लीकेबल है। नो, अब इस पूरे प्रोसेस में तर्क ये दिया गया है कि बेसिकली जो नोटिस पीरियड के दौरान आप जब पहले छोड़ के जा रहे हैं, तो एम्प्लॉयर आपकी हेल्प कर रहा है आपको जाने में, और उस हेल्प के लिए वो ये कंसिडरेशन चार्ज कर रहा है, वो आपके इस एक्ट को टॉलरेट करने के लिए कंसिडरेशन चार्ज कर रहा है। और इसी कारण से नॉर्मली आप देखें, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का कोई भी ट्रांजैक्शन जो नॉर्मल रूटीन कोर्स में किया जाता है वो सब जीएसटी के दायरे से बाहर है। बट क्योंकि तर्क ये है कि मैं उस एम्प्लॉय को फैसिलिटेट कर रहा हूं उसको नोटिस पीरियड कम सर्व करने के लिए, इसलिए ये चार्ज कंसिडरेशन पे जीएसटी रिकवर किया जा रहा है। इसमें एक छोटी सी चीज और ऐड कर दूंगा, ये कानून का कोई बदलाव नहीं है, तो कोई भी जो आपको देख भी रहे हैं वो इस इंप्रेशन में ना रहे कि ये कानून में ला दिया गया है बिकॉज कोविड के बाद लोगों ने जॉब छोड़ी है। ये एक एडवांस रूलिंग है जो जीएसटी अथॉरिटीज ने दी है, बट एज ऑन डेट हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है बिकॉज ये जीएसटी अथॉरिटीज से आई है तो इसकी सैंक्टिटी है और ऑल ओवर इंडिया धीरे धीरे इसी की एप्लीकेबिलिटी मानी जाएगी जब तक ये चैलेंज होके फर्दर क्वैश ना हो। बिल्कुल। बिल्कुल, आगे ये क्लैरिटी देने के लिए अंकित आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि कई लोगों के मन में सवाल उठ भी रहा है। अच्छा, ये जीएसटी नोटिस पीरियड के वेतन में लगाने की जो बात चल रही है, ये कितना जीएसटी लगाने की बात चल रही है? और सैलरी के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे हम टेलीफोन बिल की जो सर्विस है, मतलब वो हम रीइंबर्स कराते हैं, जो बेसिकली कंपनी हमें रीइंबर्स करती है, या फिर हमारा जो ग्रुप इंश्योरेंस होता है उसके लिए जो प्रीमियम है वो कंपनी पे करती है, वो सारे कंपोनेंट्स पर कितना जीएसटी लग सकता है, वो इसके दायरे में आते हैं। थोड़ा इस पर और क्लैरिटी दीजिए। नॉर्मली अगर आप देखें तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय जो है उनका लॉ में जीएसटी कानून के अंतर्गत उनको एक रिलेटेड पार्टी की तरह ट्रीट किया जाता है, जहां पर कोई भी ट्रांजैक्शन जो उन दोनों के बीच में हो रहा है वो नॉर्मली जो है एम्प्लॉय की सर्विसेज के दरमियान किया हुआ ट्रांजैक्शन, वो जीएसटी के दायरे में नहीं है। बट अगर आप कुछ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस देखें तो वहां पे जीएसटी इसलिए एप्लीकेबल हो जाता है बिकॉज कानून इसको इस तरह से डीम कर रहा है जैसे कि एम्प्लॉयर सर्विस दे रहा है कोई एम्प्लॉय को। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि किसी भी, अभी जैसे इसी एडवांस रूलिंग की बात कर लेते हैं, इसी एडवांस रूलिंग में ये बात कही गई है कि अगर आपने किसी भी एम्प्लॉय से मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम जो है, अगर वो ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम रिकवर कर लिया है तो ये माना जाएगा कि आप एक तरह से ये सर्विस जो है वो एम्प्लॉय को दे रहे हैं और उस पर जीएसटी की बात की गई है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम जो रूटीन कोर्स के अलाउंसेस करते हैं, फॉर एग्जांपल आपका हाउस रेंट अलाउंस है या डियरनेस अलाउंसेस है या बहुत सारे आपके चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस है, उन पे हम जीएसटी की बात नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं जहां पे एक्सप्लिसिटली एम्प्लॉय से रिकवरी कर रहा है एम्प्लॉयर। फॉर एग्जांपल, अभी आप बात करते हैं कोई गिफ्ट देने की, आप कोई एम्प्लॉय जो है अगर वो किसी एम्प्लॉयर से गिफ्ट पा लेता है और वो गिफ्ट में उसको एक लैपटॉप मिल जाए, से फॉर एग्जांपल, जिसकी मार्केट वैल्यू जो है वो 40,000 की है, बट उससे जो है वो 10,000 रुपए लिए जा रहे हैं, तो क्योंकि एम्प्लॉयर ने वो 10,000 रुपए लिए हैं, इसी वजह से वो 10,000 रुपए की टैक्सेबिलिटी अराइज करती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कानून के अंतर्गत, जीएसटी लॉ के अंतर्गत, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय क्योंकि रिलेटेड माने गए हैं, इसीलिए इनके बीच जो ट्रांजैक्शनल वैल्यू है 10,000 रुपए की, उस पे ना टैक्स लगा के उस वैल्यू पे टैक्स किया जाता है जो कि एक्चुअली उस लैपटॉप की मार्केट वैल्यू है। तो इस केस के अंदर 40,000 रुपए पे टैक्स लगता है, ना कि 10,000 रुपए पे। ऐसे जितने भी केसेस हैं जहां पे रिकवरी होगी एक्सप्लिसिट बोल के, वहां पे हमेशा मार्केट वैल्यू को कंसीडर किया जाएगा, ना कि जो ट्रांजैक्शन एक्चुअली एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में हुआ है। बट एट द सेम टाइम अलाउंसेस में कभी भी कोई टैक्सेबिलिटी नहीं है, आप अलाउंसेस को लेके निश्चिंत रह सकते हैं। अंकित, आप ये बात बताइए कि इस पूरी रूलिंग का कर्मचारियों पर क्या असर होगा? आप किस तरीके का एक इम्पैक्ट इस रूलिंग का देखते हैं? क्योंकि जो एक कर्मचारी और जो बेसिकली एक ऑफिस या एक कंपनी और कर्मचारी का जो रिश्ता होता है वो भी काफी सेक्रेड होता है, और जो एक कंपनी है वो चाहती है कि जो कर्मचारी है ज्यादा से ज्यादा देर तक उनके साथ रहे।
अब ये एडवांस रूलिंग में एक तो फाइनल जो कर्मचारी की जो एक सैलरी होगी, जो इस नोटिस पीरियड के जो हाथ में उनकी सैलरी आएगी, पहले उस पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा ये समझना जरूरी है, और ये लॉन्गर टर्म में किस तरीके के इम्पैक्ट के रूप में हम देख सकते हैं इसको। तो देखिए, पहले आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर दे देता हूं कि लॉन्गर टर्म में अगर गवर्नमेंट की इंटेंट है इसको एग्जेम्पशन देने की, तो क्योंकि ये ट्रांजैक्शन जो है इस पे इतने डाइकोटोमिक व्यूज रहे हैं, तो गवर्नमेंट जो है वो इस पे निश्चिंत ही बहुत जल्दी शायद सर्कुलर भी ले आए इस पोजीशन को पूरा क्लैरिफाई करने के लिए। बट जब तक कि वो चीज नहीं होती है तो हम मान के चल रहे हैं कि यही कानून है। नाउ इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस पे एम्प्लॉय का जो है वो इस पे इम्पैक्ट क्या होगा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा। इम्पैक्ट ये होगा कि जब भी कोई ऐसे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं तो कोई भी एम्प्लॉयर ये नहीं चाहेगा कि एम्प्लॉय के चले जाने के बाद, मतलब नोटिस पीरियड निकल जाने के बाद, डिपार्टमेंट की अथॉरिटीज कल को आके ये बोले कि ये जो अमाउंट है वो आप हमें एडिशनल दीजिए, ये जीएसटी दीजिए। तो पता चलेगा कि आपने 25,000 का एम्प्लॉय को भी पूरा अमाउंट दे दिया है या उसका अमाउंट छोड़ दिया है, और डिपार्टमेंट भी आपसे उस अमाउंट पे जीएसटी विच इज 18% रिकवर कर रहा है। इसको देखते हुए व्हाट आई फील इज कि आने वाले समय में, या अभी शायद अब प्रैक्टिस स्टार्ट भी हो चुकी है, कि सारे ही एम्प्लॉयर्स बेसिकली इसको एक क्राइटेरिया बनाएंगे कि इस रिकवरी के ऊपर जीएसटी जो है वो भी कस्टमर से ही कलेक्ट किया जाए, विच इज द एम्प्लॉय। नाउ ये इसको इस तरह से समझिए कि अल्टीमेटली जीएसटी है जो कंजम्पशन टैक्स है, तो कंज्यूमर को ही जीएसटी देना है। आपने चिप्स खरीदा तो आप जीएसटी देते हो, आप मोबाइल फोन खरीदते हो तो आप कंज्यूमर हो, आप जीएसटी देते हो। इस केस में एम्प्लॉय जो है वो कंज्यूमर है, एम्प्लॉय को सर्विस दे रहा है एम्प्लॉयर, सो अल्टीमेटली द एम्प्लॉय इज सपोज टू बियर द ब्रंट ऑफ जीएसटी। वो जीएसटी भी 18% जो है वो उसको एडिशनल पे करना पड़ेगा। हाँ, बट इसमें एक चीज जरूर ऐड कर सकता हूं कि अगर ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय डिसाइड कर ले कि इसका अगर एडिशनल जीएसटी बर्डन जो आता है वो अगर शेयर किया जाए, तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से इस जीएसटी के आधे आधे अमाउंट को शेयर करके भी काम कर सकते हैं। ओके, एक फाइनल सवाल आपसे, जिससे पहले मैं ब्रेक लूं। अब आप कह रहे हैं कि फाइनली जो ब्रंट है वो एक कर्मचारी ही पे करेगा। बेसिकली जो जीएसटी है वो तो उसको फाइनल जो पे करने का जो एक जिम्मा है वो फिर उन लोगों पर ही है जो नोटिस पीरियड सर्व नहीं कर पाए किसी वजह से। क्या इससे किसी तरीके से कंपनी को फायदा हो रहा है? क्योंकि एम्प्लॉयर को तो क्या हो गया कि उसके तो शायद सैलरी उतनी कम आएगी, ऐसा होगा क्या अंकित? एक तो ये है क्यों, और कंपनी को इससे कोई फायदा मिल रहा है क्या? नहीं, कंपनी को इससे कोई फायदा नहीं मिल रहा है। जो भी अमाउंट वो कंपनी आपसे रिकवर करेगी वो कंपनी को लाइव जीएसटी जमा करना है सरकार को। सो कंपनी एज सच कोई प्रॉफिटेरिंग में नहीं होगी इसमें, ओनली द अमाउंट विल गो टू द डिपार्टमेंट ओनली। सो कंपनी को एज सच कोई बेनिफिट नहीं होगा। और क्या कर्मचारी के केस में ये एक फेयर तरीका हो सकता है, जो मानिए जो कोई नोटिस पीरियड सर्व ना कर पाया हो किसी पर्टिकुलर वजह से? सी, एज फार एज फेयरनेस की बात है तो मुझे लगता है कि शायद इस पे भविष्य में शायद जो है वो हायर अथॉरिटीज, हायर कोर्ट्स में जाके बहुत सारे लोग जो है वो लिटिगेट करें। बट जहां तक एज ऑन डेट की स्थिति की चीज समझता हूं, ये फेयर तो नहीं होगा, बट अल्टीमेटली द लॉ इज द लॉ। सो अगर वहां पे टैक्सेबिलिटी बनता है और वो टैक्सेबिलिटी अगर डिपार्टमेंटल अथॉरिटीज बोल भी रही हैं, तो फिर वो टैक्स तो देना होगा, और वो निश्चित तौर पे वो जो है वो एम्प्लॉइज के जेब पे ही भारी होगा। तो या तो सरकार जो है वो बेसिकली इस पे कोई एक्सप्लिसिट एक सर्कुलर लाके उसको क्लैरिफाई करे सिचुएशन को, क्योंकि आज की डेट की जो रूलिंग्स बोलती हैं वो रूलिंग्स यही है कि एज सच जो है वो टैक्स कलेक्टेबल है, और कलेक्टेबल होने का मतलब है कि एम्प्लॉइज को पे करना होगा। और ये पैन इंडिया लागू हो चुका है, ये रूलिंग का मतलब ये है कि अब नोटिस पीरियड ना सर्व करने पर कर्मचारी को जीएसटी पे करना ही पड़ेगा, ये अब लागू हो चुका है। ये बेसिकली आपको मैं क्लैरिफाई कर देता हूं, ये एडवांस रूलिंग्स हैं, और एडवांस रूलिंग्स जो है उनका दायरा जो है वो काफी सीमित दायरा होता है। तो ये एडवांस रूलिंग जो है मध्य प्रदेश की ऑलरेडी आ चुकी है, ये एडवांस रूलिंग गुजरात की ऑलरेडी आ चुकी है। बट जो बड़ा परिप्रेक्ष्य है वो बड़ा परिप्रेक्ष्य आप इस तरह से देखिए कि जो भी डिपार्टमेंट का ऑफिसर है या जो भी डिपार्टमेंट की कार्रवाई है वो पैन इंडिया जहां पर भी हो रही है, उनके लिए एक ये विजिबल डॉक्यूमेंट है जिसके बेस पे वो इनिशिएशन करते हैं एक्शंस का। तो हम खाली इसको इस परिप्रेक्ष्य में नहीं देख सकते हैं कि एडवांस रूलिंग का दायरा क्योंकि एक लिमिटेड दायरा है तो वो बड़ा परिप्रेक्ष्य लेता नहीं है।
मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में एडवांस रूलिंग को बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बड़े दायरे से देखा जाता है। बिकॉज जब भी कोई भी स्टेट डिपार्टमेंट या कोई भी स्टेट का जब ऑफिशियल्स इनिशिएट करते हैं कोई भी प्रोसेस, तो एडवांस रूलिंग को कंसिडर करके भी टेकअप करते हैं। तो आप ये मान लीजिए कि जहां पर भी हैं आप पैन इंडिया, ये बेसिकली इशू अराइज करेगा और डिपार्टमेंट जो है वो इस पे मेरे हिसाब से जो है वो टैक्स रिकवरी 100% करना चाहेगा। आइए अब मनी गुरु में बात करते हैं कुछ हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस की, जिनको बताना जरूरी है आपको आपके रिटर्न में, अदरवाइज आ सकता है नोटिस। हमारे साथ अंकित गुलगुलिया हैं जो कि टैक्स एक्सपर्ट है, उनसे कर रहे हैं बात। अंकित बताइए, हम शायद स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की यहाँ पर बात करें, थोड़ा टेक्निकल टर्म है इसलिए संक्षिप्त में बताएं, ये ट्रांजैक्शंस होती क्या है? ट्रांजैक्शंस ये इस तरह के हैं कि जब भी आप एक सर्टेन दायरे के बियॉन्ड जाएंगे, तो जिस व्यक्ति से आप वो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जिस बैंक से आप वो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उन बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये डिस्क्लोज करें कि इन्होंने ये ट्रांजैक्शन किए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सेविंग्स अकाउंट के अंदर 10 लाख से ऊपर कैश जमा कर दिया सालाना, तो आप उस लिमिट में फॉल कर चुके हैं जो स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की लिमिट है। और अब आपकी इस डिटेल को इस बैंक को ओपन करना पड़ेगा टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के फलाने व्यक्ति ने जो है वो 10 लाख से ऊपर जो है वो जमा किया है। दिस इज कॉल्ड स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब एक वित्त वर्ष में जो भी आपने बड़े खर्च किए हैं उनकी पूरी जानकारी, और जहां से आप ये खर्चे करते हैं, लेन देन होता है, वहां से ये जो पूरा ब्यौरा है, वो जो फाइनेंशियल संस्थान है वो ब्यौरा टैक्स विभाग को जाता है। तो इसमें आप कुछ भी आनाकानी नहीं कर सकते। अब कौन कौन सी ट्रांजैक्शन है ये समझना जरूरी है। तो इसमें काफी सारे ट्रांजैक्शंस हैं, जो जो रेलेवेंट है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो सेविंग्स अकाउंट में 10 लाख से ऊपर कैश डिपॉजिट करना जो है वो ट्रांजैक्शन क्वालिफाई करता है। आप बेसिकली एक दिन के अंदर में भी 1 लाख से ऊपर मत जाइए, दैट इज माय पर्सनल एडवाइस। दूसरा है, करंट अकाउंट के अंदर सालाना 50 लाख रुपए तक डिपॉजिट या विड्रॉल, दोनों में फर्क यह है कि करंट अकाउंट में डिपॉजिट एंड विड्रॉल बोल रहा हूं मैं, बट कि सेविंग्स अकाउंट में सिर्फ डिपॉजिट बोल रहा हूं। सो दैट इज द डिफरेंस। एज फार एज आपका क्रेडिट कार्ड का बिल है, क्रेडिट कार्ड के बिल में अगर आपने 1 लाख से ऊपर का कैश जो है अगर वो पेमेंट किया है, तो आपका ये भी ट्रांजैक्शन जो है वो इनकम टैक्स अथॉरिटीज को रिपोर्ट होगा। नॉट ओनली दैट, अगर आपने क्रेडिट कार्ड में सालाना 10 लाख से ऊपर नॉन कैश, मतलब कि आपके बैंकिंग ट्रांजैक्शन से भी अगर आपने 10 लाख से ऊपर की पेमेंट की है, तो वो भी रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शन है। बैंक एफडीज, फिर से लिमिट जो है वो 10 लाख की है। म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक मार्केट के जितने भी शेयर्स हैं, करेंसीज अगर आप खरीदते हैं या कोई भी आप डीलिंग कर रहे हैं और वो 10 लाख से ऊपर अगर आप कैश के अंदर डीलिंग करते हैं, तो वो भी रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शन में क्वालिफाई होता है। रियल एस्टेट के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो 30 लाख से ऊपर अगर आपने कोई भी ट्रांजैक्शन किया है, या फिर उस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है, मार्केट रेट जो सर्कल रेट है उसका, वो अगर 30 लाख से ऊपर अगर स्टैंड करता है, तो ऐसे सभी केसेस में भी आपकी सामने वाला जो एजेंसी है, विच इज इन दिस केस जो रजिस्ट्रार होगा, जो रजिस्ट्री करता है, उस रजिस्ट्रार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपकी डिटेल डिस्क्लोज करे। ओके, तो ऐसे बहुत सारी मेन हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस हैं जो कि शायद आपको मालूम भी ना चलता हो, लेकिन अंकित ने वहां आपके लिए क्लियर कर दिया। अब कौन से बड़े खर्च न दिखाने पर इनकम टैक्स विभाग नोटिस भेज सकती है, ये भी बता दीजिए। मतलब कहां पर बेसिकली गड़बड़ी हो जाती है जहां पर नोटिस का नौबत आ जाती है? देखिए, जहां पर भी ऐसे खर्चे जो भी हैं जो कि बेसिकली या तो आपके रिटर्न के कॉन्टेक्स्ट में रेलेवेंट है, जैसे पहले तो आप खर्च की बात करें तो खर्च आपको तभी क्लेम करना है जब आप बेसिकली एक बिजनेस प्रोफाइल में आप आईटीआर डालें। नॉर्मली अगर आप खर्चों की बात करें तो ये खर्चों में आप जो है वो कोई अवॉइडेंस कर ही नहीं पाएंगे, बिकॉज ये खर्चे होते ही, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने 10 लाख से ऊपर का क्रेडिट बिल अगर पे किया है, तो वो होने के बाद अगर आप आईटीआर से लिंक ना भी देखें, तब भी वो इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी डिस्क्लोज तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हो रही है ना। बड़ी चीज ये है जो मैं समझता हूं कि रेलेवेंट है, वो ये है कि क्योंकि आपने 10 लाख का क्रेडिट कार्ड का बिल पे किया है और 10 लाख के क्रेडिट कार्ड के बिल के एक्सपेंस के कॉन्टेक्स्ट में आपका ये ट्रांजैक्शन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मालूम है। नाउ इंपॉर्टेंट ये होगा कि आपने इनकम जो है वो अगर 10 लाख से नीचे डिस्क्लोज की है, हो सकती है कि वो प्रीवियस ईयर की इनकम्स हो,
बट वो एक प्रोबेबल केस बनता है जहां पे डिपार्टमेंट माइट थिंक ऑफ इशूइंग अ नोटिस, क्योंकि आपने इनकम जो डिस्क्लोज की है वो इनकम आपके एक्चुअल खर्चों से ही कम है। यही कारण है कि एसएफटी को इंट्रोड्यूस किया गया है। अगर आप रियल एस्टेट के ट्रांजैक्शन की बात करते हैं, आपने अगर 30 लाख का अगर आपने परचेज किया है या उससे ऊपर का परचेज किया है, तो आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न्स में इतनी इनकम शो होनी चाहिए कि आपने किया है। अदरवाइज यू विल बी इन अ प्रॉब्लम, द नोटिस कैन कम एंड हम जो है बेसिकली इसका प्रॉपर निर्धारित रिप्लाई जमा नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, हाँ। बेसिकली अब आयकर विभाग का अगर नोटिस मिल जाता है तो आपको तो पैसों का सोर्स बताना ही पड़ेगा, तो मिसमैच के इस झंझट से थोड़ा दूर ही रहिए, वरना नोटिस आने की नौबत आ सकती है। अंकित ने बाकी चीजें बहुत क्लियर कर दी अच्छे से। बहुत शुक्रिया अंकित, आप हमारे साथ मनी गुरु के आज के इस शो में शामिल हुए। फिलहाल इस एपिसोड में बस इतना ही, वक्त एक ब्रेक का हो गया है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जी बिजनेस।